हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है सीजी नॉलेज विद डीके में। ओके, देखो आज जो है हम जो है कंप्लीट करेंगे छत्तीसगढ़ के जो मध्यकालीन जो इतिहास है और उस इतिहास में जो कलचुरी वंश है, शासकों के बारे में हम पूरा डिटेल देख चुके थे। पूरा रामायण कहानी पोथा जो है वो पूरा खत्म हो गया। अब ये देखेंगे इनकी प्रशासनिक व्यवस्था। चूंकि इनका जो है इतना लंबा क्या था, आपका कार्यकाल था, है ना, लंबा जो है कार्यकाल था। और लंबे कार्यकाल में ये पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि इनकी जो प्रशासनिक जो व्यवस्था थी, तत्कालीन सामाजिक जो स्थिति थी, है ना, धार्मिक जो स्थिति थी, आर्थिक जो स्थिति थी, है ना, इनको पढ़ना याद रखना बहुत जरूरी है। और ये जो है मेंस में याद रखना हर बार पूछता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि हम लोग राजा के बारे में पढ़ लिए, हम लोग का मेंस निकल जाएगा, तो गलत फहमी में हो आप लोग, समझ रहे हो बात को। ओके, तो मेंस में जो पैटर्न पूछता है, मेंस में जो पूछता है कलचुरी वंश के बारे में, वो राजा महाराजा के बारे में नहीं पूछेगा। राजा के बारे में पूछेगा तो कौन से युद्ध लड़ा ये पूछेगा, और उसके अलावा पूछेगा कि तत्कालीन समय में प्रशासनिक व्यवस्था क्या था, सामाजिक स्थिति क्या था, आर्थिक स्थिति क्या था, धार्मिक स्थिति क्या था। तो इन सभी चीजों को जो है हम आज के वीडियो में लेकर चलेंगे, समझ रहे जी। इसके बाद जब मैं बोलूंगा कलचुरी वंश सिरा गया, उसके बाद आप पुराने जितने भी जो क्वेश्चन है उन सबको उठाना, बनाना, और नहीं बनेगा तब मेरे को बोलना, समझ रहे हो। ओके, और डाटा जितना भी दे रहा हूँ सब ऑथेंटिक है। ऐसा नहीं कि कहीं से भी कोई भी बुक से कॉपी कर ले ला ली, ऐसा नहीं है, समझ रहे हो बात जी। ओके, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कौन सा आज का वीडियो। और आज हम देखेंगे कलचुरी वंश की प्रशासनिक व्यवस्था में पार्ट 1, इसके बाद आगे और पार्ट 2 आपका हो जाएगा। ठीक है ना भैया, तो चलिए शुरू करते हैं। तो कलचुरी वंश की जो शासन जो व्यवस्था है, प्रशासनिक जो व्यवस्था है, उनमें प्रशासनिक व्यवस्था में अपन देखेंगे कि राजस्व कैसे क्या करते थे, प्राप्त करते थे, शासन को संभालने के लिए क्या मंत्रिमंडल था, कौन कौन से प्रमुख जो अधिकारी थे, ये आपका ये थे। और पेपर में चीज पूछता है, मेंस में चीज पूछता है कल्याण सहाय की जमाबंदी प्रणाली, ये पेपर में पूछता है। ठीक है, देखो यहाँ पर जो मैं ऐसे पॉइंट वाइज बताऊंगा, आप जो है अपने शब्दों में पिरो कर याद रखना, उसको क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ओके जी, और शब्दों का माया जाल कैसे बिछाना है, ये आपके, है ना, आपके स्किल के ऊपर डिपेंड करता है, वही आपके मेंस में काम आएगा। और ये जो है ना अंदर से रहता है, बाहर से नहीं आता, होता है ना, अंदर से कुछ चीज जो है वो अंदर से आता है, अंदर से। ठीक है, ओके, तो वही है। ठीक, तो कल्याण सहाय की जमाबंदी प्रणाली के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक, छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक व्यवस्था पार्ट 1। ओके, पहला तो यहाँ पर देखोगे तो कल्याण सहाय की जो जमाबंदी जो प्रणाली था, कल्याण सहाय की जमाबंदी प्रणाली, ये याद रखना, इसकी जो जमाबंदी प्रणाली था ये अकबर की, है ना, जो अकबर है उस अकबर की जो प्रणाली था उनसे पहले का था, मतलब पहले से ही क्या कर लिए थे, ये अपना तैयार कर लिए थे। तो कल्याण सहाय की जमाबंदी जो प्रणाली है ये अकबर से पहले की है। और इनके बारे में राजस्व संबंधी क्या होता है, एक आपका लेखा जोखा आपका प्राप्त हुआ था, एक दस्ता प्राप्त हुआ था। ठीक है, लेकिन इसको खोजा कौन, है ना, खोजा इसको किसने, ये जो राजस्व संबंधी जो लेखा था इसको 1861 से लेकर 1868 के बीच में, 1861 से लेकर 1868 के बीच में एक ब्रिटिश अधिकारी आते हैं जिसका नाम रहता है कौन, मिस्टर आपका चिस्म। ठीक है, देखो इसको जो है अपन उस समय कंप्लीट किए थे, किस समय, आपका कलचुरी वंश के शासन के समय। और उसमें बताया था कि इसी के, है ना, कि जो जमाबंदी प्रणाली है इसी के आधार पर जो है मिस्टर चिस्म ने जो है छत्तीसगढ़ को 36 गढ़ों में बांटा है। तो मिस्टर जो चिस्म है उस समय नहीं थे, है ना, ऐसा मत सोचे कि कल्याण सहाय के समय मिस्टर चिस्म थे, नहीं थे। वो क्या किए, जब कल्याण सहाय ने जो जमाबंदी प्रणाली बनाया था उसको कहीं दस्तावेज में रख दिया था, जब ये आए छानबीन किए, जब पता चला कि कोई दस्तावेज इनको मिला, तब उनको देखा, तब आइडिया हुआ कि भैया उस समय के जो शासक थे उसने राजस्व वसूलने के लिए क्या किया था, पूरा अलग अलग गढ़ों में उसको क्या कर दिया था, बांट दिया था, समझ रहे। और उसी के आधार पर 1861 से 68 के बीच में ही मिस्टर जो चिस्म है उसने क्या किया था, छत्तीसगढ़ को 36 गढ़ों में बांटा है, जिसमें रतनपुर के ऊपर शिवनाथ नदी के ऊपर जो 18 गढ़ और शिवनाथ नदी के नीचे में दक्षिण में क्या था आपका 18 गढ़ था। ठीक, तो ये हो गया। तो कल्याण सहाय की जमाबंदी प्रणाली के संबंध में जो राजस्व संबंधी लेके वो 1861 से 1868 के बीच में मिस्टर जो ब्रिटिश जो अधिकारी रहते हैं, कौन आपका मिस्टर जो आपका चिस्म में आते हैं, उनको दस्तावेजों को देखते हैं और देख के क्या करते हैं, वो लगता है कि हाँ भाई ये जो है राजस्व वसूलने का सबसे बेहतरीन क्या है आपका टेक्निक है, समझ रहे बात को। तो उन्होंने रतनपुर राज को, ये जो राजस्व जो लेख था, जमाबंदी जो प्रणाली था उसमें जो राजस्व लेख था उसमें क्या किया था, रतनपुर जो राज को विभिन्न गढ़ों में क्या किया था, आपका विभाजित किया था, है ना। रतनपुर राज के जो गढ़ थे उनको क्या किया था, विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया था। और ये जो विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया था ये राजस्व वसूलने का और राजस्व को वसूली करने का बहुत ही सरल, है ना, यहाँ पर लिखा है कौन सा आपका
बहुत ही सरल एवं सुदृढ़ क्या था आपका तरीका था। ठीक, इतना इसको याद रख लेना। और इस प्रकार की इस व्यवस्था से, ये जो आपका व्यवस्था था, इस व्यवस्था से याद रखना लगभग उस समय लगभग 6.5 लाख रुपए का क्या प्राप्त होता था, आपका राजस्व याद रखना प्राप्त होता। ऐसी उन्होंने क्या किया था, सरल एवं स्वीट जो व्यवस्था था उस समय इन्होंने आपका बनाया था। ठीक भैया, ये हो गया। ठीक है, और इसलिए ये जो जमाबंदी प्रणाली है, तो वर्तमान में जो 36 जो गढ़ है ना, जो प्रशासनिक जो वर्तमान में जो आपका जो व्यवस्था है, वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं आपका, इसका ही क्या है आपका प्रभाव इसमें दिखता है। ठीक है, तो जमाबंदी जो आपका जो प्रणाली है, ये जो है वर्तमान में जो 36 जो प्रशासनिक है ना, तत्कालीन जो बांटे थे छत्तीसगढ़ में, उसी प्रशासनिक इकाई के आधार पर वर्तमान में छत्तीसगढ़ का स्वरूप हमारे सामने में आता है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया। डाटा है, आप कैसे यूज करेंगे ये आपके ऊपर है। ठीक है ना जी, तो ये होगा कौन सा आपका कल्याण सहायक जमाबंदी प्रणाली। ठीक है, मैंने जो नोट्स बनाया था उसमें जो है ये सब है। ठीक है जी ना, तो इतने को भैया याद कर लेना आप लोग। ठीक, ये होगा। अब देखते हैं कौन सा आपका कलचुरी कालीन, कौन सा आपका प्रशासनिक व्यवस्था। तो कलचुरी कालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था में अगर देखेंगे, ठीक है, तो जो है ना, तो इस समय जो प्रशासनिक जो व्यवस्था था वो था आपका राजतंत्री, है ना, राजतंत्रात्मक क्या था आपका शासन व्यवस्था था। शासन व्यवस्था है वो केंद्रीकृत था। क्या था आपका, केंद्रीकृत। राजतंत्री क्या था आपका शासन व्यवस्था, ये बोल सको इस समय जो शासन व्यवस्था था वो कैसा था आपका, केंद्रीकृत शासन आपका व्यवस्था था। ठीक है जी, और जो अभिलेख से जो जानकारी प्राप्त हुआ है, अभिलेख से ये जानकारी मिला है कि जो है इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो निम्न भागों में विभाजित था। ठीक है, इनकी प्रशासनिक व्यवस्था में संपूर्ण जो राष्ट्र था, राष्ट्र ये राष्ट्र जिसको संभाग बोला जाता था, ये विभाजित था किसमें, आपको विषय में। विषय का मतलब जो है तत्कालीन समय में उसको जिला बोलेंगे। ओके, विषय को जिला बोलता था। और विषय डिवाइडेड था किसमें, आपका देश में या किसमें, आपका जनपद में, जिसको बोलते थे कौन सा, आपका तहसील। ओके, और उसके अलावा ये जो देश है, जो जनपद है, ये डिवाइडेड था किसमें, आपका मंडल में, और मंडल को बोलेंगे खंड। तो राष्ट्र विभाजित था विषय में, विषय आपका देश या फिर आपका जनपद में, और जनपद विभाजित था किसमें, आपका मंडल में। ठीक है जी, और राष्ट्र को संभाग, विषय को जिला, जनपद को तहसील, और मंडल को क्या बोलते थे, खंड बोलते थे। लेकिन निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि कंप्लीटली जो आपका जो प्रशासनिक जो व्यवस्था था वो इस समय है, मतलब कलचुरी वंश का ही है, ऐसा इसमें आपका एकदम ज्यादा प्रमाणिक और ऑथेंटिक जानकारी अपने को प्राप्त नहीं होगा। तो निश्चित तौर पर अपन ये नहीं कह सकते कि ये जो व्यवस्था है, प्रशासनिक जो व्यवस्था है, ये कलचुरी वंश का ही आपका व्यवस्था है, ऐसा नहीं मिलता। लेकिन कुछ विद्वान लोग हैं, कुछ है ना इतिहासकार है, उसने जब क्या किया, कलचुरी वंश की जो शासन व्यवस्था है, कलचुरी वंश की जो शासन व्यवस्था है, जब इनका क्या किया, आपको विश्लेषण किया। विश्लेषण करने से जो प्राप्त जो ऑथेंटिक जो जानकारी मिला है, जो आपका बुकों में आपको दिखेगा, और यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा है, तो शासन व्यवस्था का विश्लेषण किए, और विश्लेषण से जो प्राप्त जानकारी उसमें ऐसा था कि संपूर्ण जो राज्य था, संपूर्ण क्या था, जो राज्य था, ये राज्य जो है गढ़ों में, गढ़ जो है बारहों में, और बारहों जो है किसमें, आपका ग्राम में क्या था, आपका डिवाइडेड था। तो इसको रियल जो है आपका प्रशासनिक जो यूनिट है ये आपका मानते हैं। तो संपूर्ण जो राज्य था वो प्रशासनिक सुविधा के लिए, प्रशासनिक दृष्टि से गढ़ों में विभाजित था। गढ़ जो है आपका बारहों में विभाजित था, और बारहों किसमें विभाजित था, आपका ग्राम में। ठीक है, तो ये क्या है इसको देखेंगे। ठीक है, तो गढ़ का जो प्रमुख बनाया था कि भैया यहाँ के जो प्रमुख होंगे कौन होगा, तो गढ़ का प्रमुख होगा दीवान, बारहों का प्रमुख होगा तालुकाधिपति, और ग्राम का प्रमुख होगा कौन, आपका गौटिया। कौन होगा, गौटिया। तो गढ़ का प्रमुख दीवान, बारहों का जो प्रमुख है तालुकाधिपति, या उसी को बोलते हैं क्या बोलेंगे, आपका दाऊ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दाऊ। ठीक है, और ग्राम का जो प्रमुख है इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, गौटिया। क्या बोला जाएंगे, आपका गौटिया जो है आपका बोला जाता है। ठीक, अब देखते हैं कि भैया कि ये गढ़, बारहो, ग्राम क्या है। गांव का मतलब होता है जैसे एक ठो गांव वर्तमान समय में, ना ना, ग्राम का मतलब क्या होगा, जो गांव होता है ना, ये हो गया एक ठो गांव। वैसे ही 12 गांवों को जब मिलाते हैं मिंजरा एक साथ, है ना, 12 गांवों को जब एक साथ क्या करेंगे, मिलाएंगे, तो 12 गांव मिलके बनता था क्या, एक बारहो। क्या बनता था, एक बारहो, है ना। तो ग्राम मतलब एक ठो, और ऐसे 12 गांव को जब मिलाते थे तो बनता था क्या, एक बारहो बनता था। और वैसे ही, है ना, वैसे ही 7 बारहों को जब मिलाते थे, 7 बारहों का मतलब होता है 12 सत्ते 84, जब गांव को मिलाते थे तब बनता था क्या, आपका गढ़। ठीक है ना, इससे पहले भी आप पढ़ चुके होंगे। ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा याद रखना। ठीक, मतलब ये है कि एक जो गढ़ में 7 क्या होता था, बारहों, और 7 बारहों में होता था 84 गांव, या एक गढ़ में होता था कितना, 84 गांव। ठीक, अपना स्वयं वेग का उपयोग करना, बड़ी समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है ना, तो ये हो गया कौन सा आपका, इतना प्रशासनिक व्यवस्था में। इसके अलावा याद रखना, इस समय जो नगर के आसपास के जो क्षेत्र रहते थे उनमें कुछ मंडल प्रमुख बनाया जाता है ना।
जो मंडल का जो अधिकारी होता था, अधिकारी पूरे मंडल का जो अधिकारी होता था वो कहलाता था मांडलिक। क्या कहलाता था? मांडलिक। और मंडल का जो प्रमुख होता था, प्रमुख, वो कहलाता था महामंडलेश्वर। क्या वो कहलाते थे? महामंडलेश्वर। तो मंडल का अधिकारी जो है वो मांडलिक है और जो प्रमुख है वो क्या है आपका? महामंडलेश्वर आपका ये है। ठीक। दूसरा, नगर प्रमुख। हाँ जी, नगर क्या है आपका? प्रमुख। उस समय जो है संपूर्ण जो प्रशासन है वो अलग अलग नगर में, जैसे अभी भी जैसे नगर निगम वगैरह होता है, तो उस समय जो नगर के जो प्रमुख होते थे उनको बोलते थे पूर्व प्रधान। क्या बोलते थे? पूर्व प्रधान। या कई कई बुक में पूर्व प्रधान भी मिलता है, लेकिन पूर्व प्रधान याद रखना। ठीक। तो ये हो गया कौन सा? इसकी प्रशासनिक आपका व्यवस्था। तो प्रशासनिक व्यवस्था में अगर मेंस में अगर आता है तो आप ये लिख सकते हैं कि तत्कालीन समय में कलचुरी वंश की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो जो है जो राज्य है वो गढ़ों में, गढ़ बारहों में, बारहों ग्राम में विभाजित था। और इनके प्रमुख में, गढ़ के प्रमुख को दीवार, बारहों के प्रमुख में जो है तालुकाधिपति या दाऊ, और गांव के प्रमुख को क्या बोला जाता था आपका? गौठी आपका बोला जाता था। समझ आ रहा है जी? है ना? इस क्रम में। हाँ, और इसके अलावा अगर देखोगे तो ये तो हो गया। अब इस पूरे शासन व्यवस्था को संभालने के लिए, जैसे वर्तमान में हम शासन व्यवस्था को संभालने के लिए मंत्रिमंडल का गठन करते हैं, मंत्रिमंडल है जैसे भी, है ना? ओके। तो मंत्रिमंडल का जैसे गठन करते हैं वैसे ही याद रखना उस समय तत्कालीन समय में भी क्या था आपका? मंत्रियों का एक समूह था, और वो मिल के बनाता था क्या आपका? मंत्रिमंडल। समझ रहे हो जी? ओके ओके। तो ये है, तो मंत्रिमंडल यहाँ पर चमक रहा होगा लेकिन बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। मंत्रिमंडल लिखा है ऊपर में, ओके, यहाँ पर। तो मंत्रिमंडल में देखते हैं कौन कौन से इस समय तत्कालीन आपका मंत्री थे। जैसे अभी जो मंत्री है ना, तो वैसे तत्कालीन मंत्री में देखोगे तो एक है आपका प्रमुख मंत्री। और उस समय के जो प्रमुख मंत्री होते थे वो था कौन? आपका वित्त मंत्री। पैसा वाला जो था ना वो प्रमुख था, एकदम मेन था। आज भी पैसा ही मेन है। समझ रहे हो बात? ओके। तो प्रमुख जो मंत्री था उसमें था आपका वित्त मंत्री, और वित्त मंत्री को बोलते थे क्या? महामात्य। वित्त मंत्री था उस समय जो मंत्रिमंडल में, वित्त मंत्री का बोलते थे आपका महामात्य बोलते थे। विदेश मंत्री को बोलते थे आपका महासंधि विग्रहक। तो तो वी से क्या है आपका? विदेश मंत्री, और वी से क्या है आपका? विग्रहक, महासंधि विग्रहक आपका ये है। राजस्व जो प्रबंधक था, राजस्व को जो प्रबंध करता था उसका नाम है महाप्रमात्री। क्या नाम है? महाप्रमात्री। क्या है आपका? बोले जाते थे। ठीक। दुर्ग का जो रक्षक था, दुर्ग का मतलब होता है किला। दुर्ग का मतलब क्या होता है आपका? किला होता है दुर्ग, है ना? दुर्ग का मतलब ही होता है क्या आपका? किला होता है। दूसरा आपका महाकोटपाल। दुर्ग का जो रक्षक होता था, किले का जो सुरक्षा करने वाला जो गार्ड होता था, समझो बॉडी गार्ड होता था, उसको बोलते थे क्या? महाकोटपाल। महाकोटपाल। ठीक। दूसरा, राजस्व मंडल का जो मंत्री होता था, राजस्व मंडल का मंत्री वो होता था कौन आपका? महाछपटली। देखो ये प्रबंधक है, तो प्र से आपका प्रबंधक, प्र से क्या पकड़ोगे? आपका प्रमात्री। प्र से प्रबंधक, प्र से प्रमात्री। मंडल का जो मंत्री होता था उसको बोलते हैं महाछपटली। महाछपटली, छपट लेंगे पूरा पैसा को। समझ लो? ठीक है, हो गया। राजा का जो अंग रक्षक था उसको बोलते थे महाप्रतिहार, है ना? जो बॉडी वार्ड जैसे घूमते हैं आजकल हमारे नेता वेता के आसपास जो घूमते रहते हैं ना, वैसे ही याद ना इस समय जो राजा के जो अंग रक्षक रहते थे, जो हमेशा सदैव उसके साथ में रहता था, जिसको बोलते थे महाप्रतिहार। ठीक है। उसके अलावा इनमें 8 मंत्रियों का एक और अलग से समूह होता था जो कोई एकदम खास काम के लिए गठन किया जाता था, जिसको बोलते थे अमात्य मंडल। क्या बोलते थे? अमात्य मंडल। ये सब आपका बोला जाता है। ठीक है। इतने को आपको याद रखना। उम्मीद करता हूँ कि आपके दिमाग में कुछ घुसा होगा। ठीक। अगला देखते हैं प्रमुख पदाधिकारी कौन है। ठीक है, तो ये आपका मंत्री है, जैसे भी मंत्री होते हैं। पदाधिकारी जैसे अभी समय आईएएस, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, आरआई, ये सब होते हैं ना, तो ये उस समय के तत्कालीन जो है ये क्या थे आपके? ये पदाधिकारी थे। ठीक है। तो दांडिक बोलते थे किसको? न्याय अधिकारी को, जज को। समझ लो, जो अभी के वर्तमान में जो जज बोलते हैं ना, ठीक है, तो दांडिक बोलते थे किसको? न्याय अधिकारी को। ओके। जो हस्ती सेना का मतलब क्या होता है? हाँ, हस्ती मतलब हाथी वाला जो सेना लेके घूमते ना, अगर हाथी का रूल नहीं रहता, सीधा रॉयल। समझ रहे? तो हस्ती जो सेना है, हस्ती सेना को बोलते थे महापीलुपति। क्या बोलते थे? महापीलुपति। ओके। और भट्ट किसको बोलते थे? जो शांति व्यवस्था जो कायम रखता है ना, उसको बोलते थे, क्या बोलते थे? आपका भट्ट। ओके। और जो कर वसूलने का जो अधिकारी होता है उसको बोलते थे सोलकी। मतलब किक मार के क्या वसूल करेगा? कर वसूल करने वाला जो वो था, अधिकारी था, जिसका नाम क्या था आपका? सोलकी था। ओके। चोर दौड़निक या दुष्ट साधनिक, ये किसको बोलते थे? पुलिस लोगों को बोलते थे, है ना? चोर दौड़निक मतलब चोर को दौड़ा पकड़ते थे। दुष्ट साधिक, दुष्ट को सीधा करते थे, मतलब जो खराब लोग थे उनको, तो काम करता था कौन? आपका पुलिस। तो पुलिस को उस समय बोलते थे आपका ये। ठीक। महाअश्व साधनिक, जो अश्व की जो सेना थी, घोड़ा की जो सेना थी, उस समय उसको बोलते थे महाअश्व साधनिक बोलते थे। ठीक है। धर्मलेखी या 10 मूली,
क्या आपका धर्म लेखी या 10 मूली बोलते थे किसको, जो धर्म संबंधी जो काम करते हैं ना उसको। समझ आया जी? ओके ठीक है, तो इसको धर्माचार्य भी बोलते हैं, अलग अलग वर्ड है, लेकिन धर्म लेखी और 10 मूली याद ना, जो धर्म संबंधी जो पूजा पाठ जो करते थे ना उसको बोलते थे आपका ये। ठीक, उसके अलावा महा जो अध्यक्ष, महाअध्यक्ष, महाअध्यक्ष जो है सचिवालय का जो प्रमुख होता है, जैसे कि सचिवालय में जो हमारा जो प्रमुख है वैसे ही सचिवालय के प्रमुख को बोलते थे महाअध्यक्ष बोलते थे। ओके, और जो महासेनापति किसको बोलते थे, कंप्लीटली सेना का जो एक सेनापति होता था उसको बोलेंगे कौन सा, सेना का जो प्रमुख है ना। जैसे अभी प्रत्येक सेना का अलग अलग है, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, समझ रहे हो बात है? तो वैसे ही उस समय के जो सेना के जो प्रमुख होते थे उसको बोलते थे कौन सा, आपका महासेनापति। ठीक है इतना, तो ये हो गया भैया कौन सा आपका प्रमुख, आपका पदाधिकारी। ठीक, उसके बाद देखते हैं स्थानीय क्या है आपका, स्वशासन। स्थानीय स्वशासन का मतलब होता है कि देखो हर चीज के लिए एकदम सीधा जो है सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। कुछ मामले को जो है हाई कोर्ट में या उसके जो अधीनस्थ जो न्यायालय है, जिला जो न्यायालय है, वहां भी क्या किया जाता है आपका, सुलटाया जा सकता है। इसीलिए जो है तत्कालीन समय में भी क्या कहते हैं, जो पंचायत जो स्तर है उसमें जो है, पंचायत स्तर में है ना, एक संस्था का गठन किया जाता है जिसको बोलते थे पंचकुल। पंचायत जो स्तर है उस समय संस्था का गठन किए, जिसमें जो है 5 सदस्यीय संस्था था। जो आसपास के जो नॉर्मल जो छोटे छोटे जो मामले रहते थे उनको ये क्या करते थे, पंचकुल नामक जो संस्था था ये क्या करते थे, इसको आपका निपटाते थे। और इस पंचकुल नामक जो संस्था में जो है सदस्य होते थे, है ना, सदस्य महान, और इस सदस्य को बोलते थे महत्तर, या इसको बोलते थे महत्तम। महत्तर या क्या बोलते थे इसको, आपका महत्तम बोलते थे। तो इनसे मिलकर जो है अपना जो भी सेटलमेंट है, जो भी चीज है, जो मामला जो आया है, इसको क्या कर रहे थे, ये निपटाते थे। ओके, ये होते। इसके अलावा जो ग्राम का जो प्रमुख, देखो ये वाला ग्राम का प्रमुख अलग है, ये कुटिया वाला है, और ये जो वाला ग्राम का जो प्रमुख है, छोटे गांव रहता है जो छोटे मोटे चीजों को निपटाता है, ये राजस्व संबंधी याद रखना अधिकारी है, और ये अलग है। समझ लो बात को? ओके, तो ग्राम प्रमुख होता था उसको बोलते थे ग्राम कूट। क्या बोले, ग्राम कूट, या उसी को बोलते थे क्या, ग्राम भौगिक। क्या बोलते थे, ग्राम भौगिक। इसको याद रखना आपका बोला जाता है। इतने में ही खत्म होता है कौन सा, आपका प्रशासनिक व्यवस्था। अब इतने सारे चीजों को लिखने के लिए आपके पास स्कोप तो नहीं रहेगा नहीं, क्योंकि आजकल लाइन एकदम शॉर्टेज कर दिया। तो ऐसा इस मेरे पर्सनल जो एक्सपीरियंस है, तो ये आप ऐसा है कि प्रशासनिक व्यवस्था में आप ऐसा लिख सकते हो कि तत्कालीन समय में कलचुरी वंश की कलचुरी वंश की जो शासन व्यवस्था था वो राजतंत्रात्मक था, अर्थात केंद्रीकृत था। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से संपूर्ण जो राज्य है वो गढ़ों में, गढ़ बारहों में, और बारहों जो है ग्राम में क्या था आपका, विभाजित था। जिनके प्रमुख जो है आपका ये है, एक में दीवान, तालुकाधिपति, दाऊ, और क्या था आपका, गौंडिया था। इसके साथ ही साथ इस संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए मंत्रिमंडल का गठन किया गया था, जिसमें से प्रमुख जो मंत्री हैं वो है ना, वो आपका ये है, जिसमें प्रमुख जो मंत्री है, महामान्य, संधि विग्रह, प्रमंत्री, कोटपाल, इन सबको लिख सकते हैं। ओके, और इन सभी के साथ साथ जो है इस समय के प्रमुख जो पदाधिकारी में ये जो पदाधिकारी है ये क्या है आपका, प्रमुख है। ठीक, और अगर स्थानीय स्वशासन पूछ देता है तो स्थानीय स्वशासन ये, तो इतना आपको कम से कम 7 लाइन में लिख सकते हो, 10 लाइन आए तो 10 लाइन में भी लिख सकते हो। सब आप लोग की श्रद्धा और भक्ति, समझ रहे? तो ये हो गया कौन सा आपका, ये वाला पार्ट जिसका नाम कौन सा आपका, प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक, अब हम देखेंगे कौन सा आपका, सामाजिक स्थिति। ओके, तो सामाजिक स्थिति जो है, इस समय सामाजिक स्थिति देखोगे, ठीक है, देखो चूंकि सामाजिक स्थिति से क्वेश्चन तो नहीं आता है, लेकिन चूंकि मेंस का भी इसी में मिझरा करते रहे हैं, तो मेरे पास जो नोट्स है उसको मैं बोल दूंगा, पढ़ दूंगा, आप समझ लेना। समझ रहे जी, है ना? तो जो नोट्स मैं जो बनाया था, जब मैं मेंस दिया था, है ना जी, उस समय जब मैं बनाया था तब की बात है। तो सामाजिक स्थिति की बात करोगे तो उस समय की जो समाज था वो विकसित स्थिति में थी। सामाजिक जो जीवन था वो क्या था आपका, उच्च कोटि का था। ठीक है जी, और उस समय क्या था आपका, वर्ण व्यवस्था था, और वर्ण व्यवस्था था लेकिन वो कठोर नहीं था। और उस समय 3 वर्णों का नाम मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और आपका वैश्य। इन्हें में क्या मिलता है आपका, उल्लेख मिलता है। और जो वैश्य है ये सामंत थे, वल्लभ राय, है ना, वल्लभ राय का जो वैश्य था वो कलचुरी वंश क्या था आपका, सामंत थे। समझ आए? इसके अलावा जो स्त्रियों की जो स्थिति था वो भी क्या था आपका, है ना, जो है ठीक था। तो इसमें जो मैं मेरा जो नोट्स है उसको मैं पढ़ रहा हूँ, एक बार आप ध्यान से सुन लेना, सामाजिक स्थिति के बारे में शायद आपके लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, सामाजिक स्थिति की बात करें तो नागरिकों का जीवन उच्च कोटि का था। इस समय वर्ण व्यवस्था को स्थान प्राप्त हो चुका था किंतु कठोर नहीं था। कलचुरी लेखों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का उल्लेख मिलता है किंतु शूद्र का उल्लेख जो है आपका नहीं मिलता। ब्राह्मण क्या करते थे, तो ब्राह्मण वेदाध्ययन, पठन पाठन के साथ राज्य कार्य में, है ना, सहयोग देते थे। क्षत्रिय जो है राज्य की रक्षा व प्रशासन के उच्च पदों पर क्या थे आपका, नियुक्त थे। वैश्य व्यापार व्यवसाय के साथ साथ प्रशासन के उच्च ओहदों पर क्या थे आपका, आसीन थे। कलचुरी कालीन छत्तीसगढ़ समाज में स्त्रियों को उच्च स्थान प्राप्त था। वे काम काज व अन्य
जो प्रशासनिक गतिविधि है उनमें भी आपका भाग लेते थे। लेकिन इसके साथ साथ है ना बहुपत्नी प्रथा, बहुपत्नी सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं भी इस समय क्या थे आपके मौजूद थे। इस क्षेत्र में अरण्यक सभ्यता, ध्यान से सुनना, इस क्षेत्र में अरण्यक सभ्यता के रूप में आदिवासियों और अर्ध नगरीय सभ्यता के रूप में मैदान क्षेत्र में बाहर से आने वाले लोगों की मिली जुली सभ्यता के दर्शन होते हैं। यहाँ पर रहने वाले विभिन्न जातियों ने अपनी अपनी संस्कृति का क्या किया है, आपका विकास किया है। तो ये मान सकते हैं कि इस समय में, तत्कालीन समय में इनकी जो व्यवस्था थी ये क्या था, आपका विकसित अवस्था में आपका था। समझ आया बात जी? ठीक, तो इतना को याद रखना बहुत सामाजिक स्थिति में मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, एक बार आपको पढ़कर उसमें पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। अगला देखते हैं कौन सा, आपका आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक स्थिति भी याद रखना इस समय प्रचलित है। इसमें जो है आय का जो प्रमुख जो साधन था वो क्या था आपका, वो था कौन सा आपका, ये कर था। ठीक है, तो उसका भी नोट्स है तो मैं इसको पढ़ रहा हूँ। तत्कालीन समय में जो आर्थिक स्थिति था उसमें कृषि, वनोपज, खनिज आय के प्रमुख साधन थे। भू राजस्व प्रणाली व कर प्रशासन की आर्थिक आधार बना। ठीक, कुटीर उद्योग, वाणिज्यिक कर व यातायात के साधन का भी विकास भी काल क्रमानुसार आपका होता रहा। नगरों की अपेक्षा ग्राम पर अधिक ध्यान दिया। राजा की आय का मुख्य साधन ही था क्या, भूमि कर था। इस तरह कलचुरी कालीन छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति संपन्न एवं क्या थी, आपका समृद्ध जो है आपका माना जाता है। ठीक है जी, उसमें जो आर्थिक स्थिति था वो एकदम संपन्न था और समृद्ध था। ठीक है, और इस समय में जो है, इस समय जो है आर्थिक जो गतिविधि के लिए जो है सिक्कों का यहाँ पर क्या था, आपका प्रचलन था। ओके, जो सिक्के हैं उनके अलावा वस्तु विनिमय था। वस्तु विनिमय मतलब मेरे पास जो चीज है उसको तुम ले लो, तुम्हारे पास जो चीज है वो आपका मेरे को दे दो। तो वस्तु विनिमय की जो प्रथा था ये भी प्रचलित था। इसके अलावा इसमें प्रमुख जो कर थे, प्रमुख कर में क्या था, एक था नमक कर, खान कर, नदी घाट कर, हाथी घोड़े तो जब बेचते थे तो उन पर क्या करते थे, आपका कर लगा। इसके अलावा सब्जी मंडी जो दुकान है ना, सब्जी मंडी की दुकान है उसको क्रय करने के लिए युगा नामक, याद रखना क्या चलता था, परवाना चलता था, युगा। ठीक है जी, तो इसको भैया थोड़ा सा याद रखना। तो ये हो गया कौन सा आपका आज में जो प्रशासनिक जो व्यवस्था है, ये प्री के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है इतना जो है, और ये जो है आपका मेंस के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, इसके बाद जो लेक्चर नंबर याद रखना, जो आपका जो 2 आएगा उसमें 2 चीज बता है जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। साहित्यिक, कलचुरी कालीन जो साहित्यिक जो स्थिति थी, साहित्यिक जो रचनाएं हैं उनको अपन क्या करेंगे, देखेंगे। दूसरा देखेंगे कौन सा आपका धार्मिक जो स्थिति थी उस समय, देवी देवता जो पूजा पाठ थे सबको देखेंगे। समझ आ रहा है जी? और ये देखेंगे स्थापत्य क्या क्या स्थापत्य इसमें किया गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो वीडियो है वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है जी, ओके। तो इसी के साथ जो है इस वीडियो का हो जाता है समापन। वीडियो अगर अच्छा लगे तो पता है आपको क्या करना है, किसको भेजना है। समझ आ रहा है जी? ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार।